हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 8 जिसका शीर्षक है पूर्ण विश्राम, जिसके कथानायक सत्यकाम विद्यालंकार जी हैं। तथा हमने ये भी देखा कि इस कहानी के अंतर्गत हास्य और व्यंग्य से भरपूर है तथा इस कहानी के कहानीकार जो हैं वही कथानायक भी है, यानी कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर भी हैं। तो जो ने अपनी ज़िंदगी में उन्होंने निजी अनुभव किया, जो भी हुआ उसको हम लोगों से बांटा है। तो आइए इस कहानी को हम आगे पढ़ें और इसका आनंद लें। तो आइए शुरू करते हैं पूर्ण विश्राम भाग 2। हम लोगों ने कल जिस जगह पे जिस पंक्तियों द्वारा अपने वीडियो को विराम दिया था वो कुछ इस तरह थी कि ऐसी महत्व योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। यानी कि हमने देखा कि पति पत्नी दोनों जुह जाने की तैयारी में लगे हैं और लेखक ये भी कह रहे हैं कि ऐसी योजनाओं में, यानी ऐसा जब हमारा कोई काम होता है तो हम आपसी जो सहयोग की भावना होती, मदद की भावना करने में विश्वास करते, तो हम ऐसा करने में हमको ये करना हमें सफल बन लगता है और अच्छा होता है, ऐसा सहयोग भावना। तो हमने यहाँ तक देखा था। अब हम आगे इस कहानी को पढ़ते हैं। हमारे जीवन का मूल मंत्र, यानी जो असल मंत्र है वह है सहयोग, मन, वचन और कर्म। इन तीनों से होता है। जो सहयोग ये मूल मंत्र है हमारे जीवन का, यानी लेखक कह रहे हैं कि हम पति पत्नी के बीच के जीवन का जो मूल मंत्र है वो क्या है? आपसी सहयोग, मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भुलाना था। फिर लेखक कह रहे हैं कि जीवन का जो ये मेन मंत्र था, मूल मंत्र था, मुझे भुलाना था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों को याद दिलाने लगी। फिर लेखक की पत्नी ने क्या किया? लेखक को उनके कामों को याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। फिर लेखक ने क्या किया? उपकार यानी किसी का किया गया जो उपकार होता है, सहयोग होता है, उसे उपकार कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने उनकी उपकार के बदले क्या किया? उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। हाथ बटाना यानी कि मदद करना। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार भी जरूर रख लेना। लेखक ने क्या याद दिलाया अपनी पत्नी को? कि पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख ही लूँगा, लेकिन तुम गुलबंद, यहाँ पे एक शब्द आया है, ध्यान देंगे बच्चे। गुलबंद, गुलबंद का अर्थ होता है जो हम सर्दी के मौसम में जो गले में लपेटने के लिए गर्म ऊनी कपड़ा होता है उसे गुलबंद कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि तुम मेरा गुलबंद रखना मत भूल जाना, जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। लेखक गुलबंद कहाँ से लाए थे? तो कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। फिर लेखक ने कहा कि जुहू में क्या है? बहुत सर्द हवा चलती है। फिर इसको हम आगे करते हैं। फिर लेखक कह रहे हैं कि गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं वैदिक सूट रखना ना भूल जाना। यहाँ पे उनका एक सूट है जो कि वैदिक सूट कह रहे हैं, वो भूल मत जाना।
नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। फिर आगे कहानी क्या मोड़ लेती है कि सब दोनों जो हैं पति पत्नी वो क्या करते हैं, और तुम सब दोनों एक दूसरे को याद दिलाने में जुटे हुए हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं तो। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। फिर लेखक अपनी पत्नी को क्या कहते हैं, अगर तुम रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा, मतलब विचित्र हो जाएगा अगर ये चीज़ भूल गए तो। वह तो रख लूँगी, लेकिन तुम नोट पेपर। यहाँ पे लेखक की पत्नी फिर एक चीज़ याद दिलाती है, क्या कि तुम नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। पत्नी फिर पति से क्या कहती है कि तुम नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी मत भूल जाना, क्योंकि राइटिंग पैड से ही वो लिखेंगे। तो फिर लेखक क्या कहते हैं, राइटिंग पैड का क्या करोगी। यहाँ पे लेखक अपनी पत्नी से प्रश्न करते हैं कि तुम राइटिंग पैड का क्या करोगी। कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूह पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। तो उनकी पत्नी लेखक के इस प्रश्न में क्या जवाब देती है कि लेखक की पत्नी की जो माँ है उनका पत्र आया है उनकी बेटी के पास, और उन्होंने उस पत्र का जवाब नहीं दिया है। तो उनका कहना है कि जूहू में मैं खाली बैठी रहूँगी, यानी कि मुझे वहाँ कोई काम नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगी, उस खाली वक्त में उस पत्र का जवाब दे दूँगी। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। फिर पत्नी कहती है कि और वो पत्र भी रख लेना जो बचे हुए हैं जिनको जवाब देने हैं। तो वो क्या करेंगे, जुहू में जब खाली रहेंगे तो उन सभी पत्रों के वो जवाब देंगे, ऐसा वह कह रहे हैं। फिर कहानी आगे कुछ इस तरह है। उसके बाद लेखक कहते हैं कि चिट्ठियाँ ही रह गई है तो जवाब किसके दोगे। फिर कहती हैं, और सुनो बिजली के बिल और बीमा के नोटिस भी आ पड़े हैं। अब यहाँ पे लेखक और लेखक की पत्नी जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वह कह रही हैं कि जब चिट्ठियाँ ही रह गई हैं तो उनके जवाब कैसे दोगे, किसके दोगे। फिर आगे क्या कहानी मोड़ लेती है। फिर पत्नी कहती है, और सुनो बिजली के बिल और बीमा के नोटिस भी आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। एक और याद आया उन लोगों को, क्या कि बिजली का बिल नोटिस आ गया है, उसका भी भुगतान करना है, उसे भी डाल लेना, यानी उसे भी रख लेना। यानी कि ये काम पे काम जहाँ ये जा रहे हैं विराम और विश्राम के लिए, वहाँ ये अपने काम पे काम लिए जा रहे हैं। अगला जो पंक्ति है वो कुछ इस तरह है। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए थे तो सर का दर्द चढ़ गया। यहाँ पे पत्नी पति से यानी लेखक से कह रही है कि उस दिन, एक दिन की वाकया है कि तुम धूप का चश्मा भूल गए थे। जब हम धूप पर जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का चश्मा पहनते हैं जिसे गॉगल्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिर दर्द नहीं होता है। तो लेखक ने धूप का चश्मा पहनना भूल गया था, जिसकी वजह से उन्हें सिर का दर्द चढ़ गया था। इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। तो पत्नी ने कहा कि इसलिए तुम छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा रख लूँगा। तब लेखक ने क्या जवाब दिया कि अच्छा रख लूँगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। अब यहाँ पे सनस्क्रीन की बात हो रही है कि धूप से बचने का क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, बहुत करारी धूप पड़ती है, यानी बहुत ही तीखी धूप होती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी रख लूँगी, ये सब जवाब कौन दे रहा था,
श्रीमती जी लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। लेखक की पत्नी क्या ढूंढ रही थी? नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन सब तो मिल गया था, लेकिन फिर लेखक कहते हैं, लेखक की पत्नी, नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। यहाँ पे एक शब्द है समालोचना। समालोचना का अर्थ होता है किसी भी जो रचना होती, कोई भी रचना विशेष प्रकार की, उसके संदर्भ में उसका गुण दोष निकालना, उसे समालोचना कहते हैं। तो लेखक यहाँ खुद एक लेखक हैं, तो उनके पास जो पत्र आए थे उनका समालोचना करना था। तो वो जो रह गए थे उनको उन्होंने रखने के लिए कहा कि फुर्सत के समय मैं उनको समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक दिए यानी डाल दिए। कई दिन से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। फिर लेखक कह रहे हैं कि उनकी कितनी कतरनें जो थी वो इधर उधर पड़ी हुई थी। उसके बाद उन्हें भी जमा किया, उन सब चीज़ों को क्या क्या लेखक ने तो जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी, यानी उन्हें अपने रचनाओं के लिए, जिस पर वो लेखनी करते थे, वो लिखते थे, तो उनके लिए जुहू बेस्ट जगह, सबसे अच्छी जगह लगी कि वैसी वादियों में बैठकर मैं बहुत अच्छा काव्य प्रेरणा कर सकता हूँ, यानी रचना कर सकता हूँ। तो वह फिर क्या कहते हैं कि जुहू से अच्छी जगह कौन सी मिलेगी। फिर आगे कहानी कुछ ऐसी है। आखिर कई अटैची, यहाँ पे लेखक फिर कह रहे हैं कि आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले, यानी कि लेखक को अनगिनत अटैची हो गई, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अटैची हो गई, थैले हो गए, झोले हो गए, भरकर हम जुहू पहुँचे। कहाँ पहुँचे? तो जुहू। आखिर वो पहुँच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहें, यानी कि घूमते रहे। सपने की दुनिया जहाँ वो आने के लिए इतनी तैयारी कर रहे थे, उसमें वो घूमते रहें। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। फिर लेखक और लेखक की पत्नी ने क्या किया कि समुद्र में नहाने के लिए चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया, यानी कि उस लहर में लेखक और लेखक की पत्नी दोनों घुस गए या फिर डूब गए। लहर की उस थपेड़, यानी कि जो बहाव था, न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या स्फूर्ति आ गई। उस लहर से श्रीमती जी यानी लेखक की पत्नी को बहुत ही तंदुरुस्ती आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा। उस लहर के झोंके से जैसे ही वो भीगी, उन्होंने अपने पति से यानी लेखक से पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की तुमने अंदर से बंद की कर दिया था या नहीं? जैसे ही वो भीगी, उन्हें क्या याद आया कि जो बरामदे था, यहाँ पे घर का भाग होता है बरामदा, उसकी जो खिड़की थी तुमने बंद की थी या नहीं की थी? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ रहा है। फिर लेखक ने उसके सवाल के जवाब में क्या कहा कि मुझे इस संदर्भ में कुछ भी याद नहीं हो रहा है। फिर
मैं फिर लेखक ने कहा, अगर वह बंद नहीं लेखक की पत्नी ने कहा, अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पे एक जो हमारा शब्द आ रहा है, चेहरे का रंग पीला पड़ना, यानी कि यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है घबरा जाना। तो जैसे ही श्रीमती जी ने ऐसा कहा, श्रीमती जी का चेहरा पीला पड़ गया, वो घबराने लगी। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को। फिर लेखक ने क्या कहा कि अच्छा छोड़ो इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। ये सब सुनते ही लेखक की पत्नी रोने लगी। आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा, यानी वो बहुत रोने लगी। कांपते हुए, उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। और वो कांप कांप कर, रो रो कर, कांप कांप कर यही प्रश्न कर रही थी कि अब क्या होगा, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा, अगर खिड़की खुली है तो घर का क्या हाल होगा। यह सोच उनकी अधीरता, अधीरता जब हम धैर्य नहीं रख सकते हैं उसे अधीरता कहते हैं, और भी ज़्यादा होती जा रही थी। वो अधीर होते जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूह पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से, फिर लेखक कह रहे हैं कि जिसमें बीपी को यानी दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए कहाँ आया था, जूह आया था। वह इस बात से बढ़ गया, किस बात से, कि खिड़की खुली होगी तो घर का क्या हाल होगा। मैंने तेजी से, फिर लेखक कह रहे हैं कि इलाज करने के लिए जो आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। फिर लेखक ने क्या किया कि मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था। फिर लेखक कह रहे मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दुगनी रफ्तार से वापस आ गए। लेखक और लेखक की पत्नी जैसे ही जितने एंजॉय करने के लिए गए थे सोच के, वह जैसे पहुँचे, उनको जैसे याद आया कि बरामदे की खिड़की खुली तो नहीं है, वो क्या किए, दुगनी तेजी से वह वापस कहाँ आ गए, तो घर आ गए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की छिटकिनी बंदुस्त्र लगी थी, बदस्तरू लगी थी, यानी कि जो खिड़की के बारे में वो सोच रहे थे कि वो खुली है क्या, ये है क्या, तो घर का क्या होगा। और जब वो घर आए तो देखे कि वो खिड़की जो है बंदस्तरों यानी कि बहुत ही व्यवस्था के साथ वो बंद थी, बहुत अच्छी तरह से बंद थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी। फिर लेखक ने कहा कि यह खिड़की मैंने ही बंद की थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई थी या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई, इस चिंता से, इस फिक्र से कि खिड़की बंद है कि नहीं, घर का क्या हाल होगा। तो लेखक कह रहे पहले से तो मैं ही बीमार था कि मुझे थोड़े बीपी की शिकायत थी, जिसका इलाज के लिए, जिसका पूर्ण विश्राम के लिए हम गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद इतना सोच सोच कर जब लौटे तो मेरी तो जो धड़कन थी वो तो ऑलरेडी खराब थी ही। अब क्या हुआ कारण कि पत्नी की भी बढ़ गई, श्रीमती जी की भी बढ़ गई। अब यहाँ पे एक शब्द है पूर्ण विश्राम, जो कि एक हरा अवतरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में है, यानी कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। यहाँ पे दो शब्द है, पूर्ण विश्राम यानी पूरा विश्राम, अगर पूरा आराम होगा तो पूरा निरोग होगे, रोग रहित होगे। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण यानी पूरा लगा हो जाता है वह पूर्ण भयावह
हो जाता है। पूरा भयानक, पूर्ण भयावह यानी पूरा भयानक हो जाता है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने इतना कुछ सोच के रखा था कि ये होगा वो होगा, लेकिन उनकी बस एक ही टेंशन, एक ही चिंता की वजह से वह वहाँ का आनंद नहीं उठा पाए जुहू का, और उन्हें लौट कर आना पड़ा। और लौट कर आकर क्या देखा कि वह कहानी जिसकी वजह से वो लौट कर आए वो बहुत अच्छी तरह से बंद था। वो जो छिटकिनी खिड़की की थी वो अच्छी तरह से बंद थी। तो हमने इस कहानी के माध्यम से क्या देखा कि जो हमारी आज की कहानी थी इसमें हमने देखा कि यह एक हास्य और व्यंग की साहित्य की एक विधा भी थी, जिसके बारे में हमने जाना। और तथा इस कहानी के कहानीकार जो सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों के जो निवासी होते हैं उनके बारे में बताया कि उनकी जीवन शैली पर व्यंग क्या है, यानी उनकी जो महानगर में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी पर मजाक करते हुए कहा है, व्यंग करते हुए कहा है कि बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भागदौड़ भरा होता है कि वहाँ विश्राम के लिए समय भी अपने आप में एक समस्या है। जो महानगर के लोग होते हैं उनके जीवन में जो आराम होता है वो भी एक समस्या है। यदि समय निकाल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझन उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है, यानी बाधा उत्पन्न करती है, जैसा कि लेखक के साथ हुआ। हमने इस कहानी में पढ़ा, डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जुहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता के कारण वहाँ से उन्हें उल्टे पांव यानी तुरंत वापस घर लौटना पड़ता है। हमने इस कहानी के संदर्भ में यही जाना। तो आज का हमारा जो ये लेसन है, लेसन 8 पूर्ण विश्राम, पूरा समाप्त होता है। तथा आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका जो प्रश्न है वह है, आज का जो आपका प्रश्न है वो है पेज नंबर, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक 22 पेज नंबर 22, उस पे देखेंगे जो प्रश्न संख्या है 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, आपको वो बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, यानी प्रश्न संख्या 2, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। और क्वेश्चन नंबर 3, पर्यायवाची शब्द लिखो। कौन कौन से शब्द के? ऐनक, रात, अखबार और घर। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो आपको आज के वीडियो के माध्यम से 3 प्रश्न दिए गए हैं और आप तीनों के प्रश्न बना के भेजिए। यही आज का आपका प्रश्न है, होमवर्क है। तब तक धन्यवाद।